हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जाम में आपको जरूर एज इट इज देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको मैं इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि बहुत इजीली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं एंड एग्जामिनेशन में इनकी हेल्प से आप सभी बहुत इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। स्टूडेंट्स पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर तो किया ही जाएगा। साथ ही आपकी फाइनल रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। इन क्वेश्चंस के साथ लाइव क्लासेस में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं बताऊंगी जिसकी मदद से बहुत इजीली आप सब करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मोस्ट अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड रिविजन के लिए 5000 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि ना सिर्फ आपके स्टेट के पीवाईक्यूज बल्कि अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हैं, जो कि आपके पेपर में एज इट इज भी देखने को मिल सकते हैं। और इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको हर क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन मिलती है, ताकि अगर कहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो ये नंबर दे रही हूँ, आप इस पर कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कि कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं। आप किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन शुरू कर सकते हो। कभी अगर लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं आपकी, तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो, ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। पहला क्वेश्चन है, अ कॉलेज टीचर प्लान्स अ रिसर्च प्रोग्राम इन विच ही और शी इंटेंड्स टू improve the socio economical aspect of his or her classroom climate during teaching. Which of the following research methods will be considered appropriate in this context? तो उसमें ये पूछा गया है कि एक कॉलेज में एक टीचर हैं जिन्होंने एक रिसर्च प्रोग्राम वहां पे ऑर्गेनाइज करवाया है। एक रिसर्च प्रोग्राम वहां पे उन्होंने प्लान किया है, जिसमें उनका मेन मोटो क्या है कि जो भी हमारे सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी कि उस क्लास के जो सामाजिक भावनात्मक पहलू होते हैं, उसको वो किस तरह से वहां पे मैनेज कर सकते हैं। इस तरह का उन्होंने एक प्लान किया है। तो इसके लिए वो कौन सा रिसर्च मेथड यूज करेंगे, कौन सा एक रिसर्च मेथड वहां पे उपयुक्त माना जाएगा। तो ऑप्शंस हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड, हिस्टोरिकल मेथड या फिर एक्शन रिसर्च मेथड। सो करेक्ट आंसर हियर इज एक्शन रिसर्च मेथड। अब देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप होता है मेथड का। ये जनरली कहाँ पे यूज किया जाता है, जो भी हमारे सोशल साइंस की टर्म्स होती हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड कोई भी टर्म अगर आप लोगों को क्वेश्चन में नजर आती है, तो आप लोगों का डायरेक्ट आंसर होना चाहिए एक्शन रिसर्च मेथड। जैसे कि यहाँ पे क्लासरूम के सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट की बात की थी, तो वो आ गया सोशल साइंस के अंडर। यानी कि ये किसका पार्ट है, ये एक्शन रिसर्च मेथड का ही एक पार्ट है, ठीक है। एंड एक्शन रिसर्च मेथड हमें मदद करता है किसी भी प्रोसेस में चेंज लाने में। Next question is, a teacher proposes to find out the effect of praise and encourages during a teaching learning session based on Skinner's theory of reinforcement. What type of research will it belongs to? यानी कि एक शिक्षक स्किनर के सुदृढ़ीकरण के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम सत्र के दौरान प्रशंसा और प्रोत्साहन के प्रभाव का पता लगाने का प्रस्ताव करता है। सो इसमें कौन सा रिसर्च होगा? तो अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी मैं आपको एक स्मार्ट ट्रिक बताती हूँ। इसमें आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ओके। इसमें आप लोगों को जहां पे भी स्किनर की थ्योरी की बात की होगी, सो बिना सोचे समझे आप लोगों ने डायरेक्टली आंसर कर देना है अप्लाइड रिसर्च। सो ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज की खास बात है कि इसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जिसकी मदद से आप लोग बहुत इजीली कम समय में आंसर बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो। इसका आंसर है अप्लाइड रिसर्च। सो अप्लाइड रिसर्च एक ऐसा रिसर्च का टाइप होता है जो कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने में हमें मदद करता है। हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम लोगों को क्या क्या तरीके अप्लाई करने चाहिए, उस समय पे यूज करने चाहिए, ये सब चीजें हम लोगों को कौन बताता है, ये सब चीजें हमें अप्लाइड रिसर्च बताता है। इसके साथ ही स्किनर्स की जो थ्योरी है ये क्या बोलती है। सो स्किनर ने लर्निंग से रिलेटेड, यानी कि जो शिक्षार्थी सीखते हैं उससे रिलेटेड एक थ्योरी दी थी, जिसमें वो बोलता है कि जब भी कोई कार्य में हमें सफलता मिलती है,
तो उससे हम लोगों को सेटिस्फेक्शन होती है, हमें संतोष की प्राप्ति होती है। एंड ये जो संतोष, ये जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है, ये हम लोगों को अगला काम करने में और भी ज्यादा मोटिवेट करता है कि आगे का काम अब हम लोग और अच्छे से कर सकते हैं। सो ये एक स्किनर की थ्योरी है। ओके, तो स्किनर की थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसमें कि आता है स्टिम्युलस टर्म, बहुत ज्यादा उसमें यूज होती है। रिस्पॉन्स टर्म उसमें बहुत ज्यादा यूज होती है। एंड रीइंफोर्समेंट टर्म उसमें बहुत ज्यादा यूज होती है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्किनर की थ्योरी में रीइंफोर्समेंट यूज हुआ है। इसी के साथ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है यूजिंग एन अप्रोप्रिएट parametric test in a research project, the researcher finds evidences to reject the null hypothesis. In doing so, which type of error is likely to be here? अब यहाँ पे बोला गया है कि एक रिसर्चर ने क्या किया, एक पैरामीट्रिक टेस्ट लगा लिया। पैरामीट्रिक को भी भूल जाते हैं, एक रिसर्चर ने एक टेस्ट किया जिससे कि वो जानना चाहते थे कि उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा या कैसे मिलेगा, ये सब चीजें वो जानना चाहते थे। इस रिसर्च के दौरान रिसर्चर ने कुछ ऐसे एविडेंसेस ढूंढे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे साक्ष्य ढूंढे हैं जिससे कि जिसकी वजह से उसने नल हाइपोथेसिस को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे उन्होंने कौन सा एरर कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर है अल्फा एरर। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी कीवर्ड अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पूरा क्वेश्चन समझने की जरूरत नहीं है कि एक रिसर्चर ने क्या किया क्या नहीं किया। जहां पे ये स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ ली कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया किसको, नल हाइपोथेसिस को। जहां पे भी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, वहां पे हमेशा क्या होता है, अल्फा एरर ही होता है। अल्फा एरर एक स्टैटिस्टिकल एरर होता है जो कि टेस्टिंग के दौरान किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव होता है, लेकिन फिर भी हम गलती से उस रिजल्ट को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है, बट इट इज रियली नॉट एक्सेप्टेबल बाय द रिसर्चर। ठीक है, एंड अल्फा एरर की अगर हम लोग बात करें, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव। ओके, तो इस तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, एंड ताकि मैं बाकी के यूनिट्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2022 की हर एक शिफ्ट के, वो आप लोगों के लिए इसी तरह से लेकर आती रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following sampling techniques, so student सैम्पलिंग और उसके डिफरेंट मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ठीक है, which of the following sampling techniques in research imply randomization and equal probability of drawing the units? कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड, डायमेंशनल या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सी एंड ई ओनली। आप लोगों के पास मैं बता दूं कि दो तरह की सैम्पलिंग होती है। एक सैम्पलिंग का नाम होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एंड दूसरी सैम्पलिंग होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास चार टाइप्स होते हैं, जिसमें कि पहला आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा आता है इसमें स्ट्रेटिफाइड, तीसरा आता है सिस्टमैटिक, एंड चौथा आता है इसमें क्लस्टर सैम्पलिंग। एंड वहीं अगर हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें तो उसमें 5 टाइप्स आते हैं। एक है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, उसके बाद आता है फिर हमारे पास कोटा सैम्पलिंग, देन आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग, और फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग को क्या बोला जाता है, इसको पर्पसिव सैम्पलिंग भी बोला जाता है। वहीं एक और टाइप होता है जो कि सब जगह ऐड नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका नाम है सेल्फ सिलेक्शन, यानी कि इसको बोला जाता है वॉलेंटियर सैम्पलिंग। अब ये डिफरेंट टाइप्स मैंने आप लोगों को बता दिए। देखो, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर। क्लस्टर एंड स्ट्रेटिफाइड किसके अंदर आता है, प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर ये आती हैं दोनों चीजें। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो नाम मैंने बताए हैं इनको नोट कर लीजिए। सैम्पलिंग क्या होती है,
एंड हर एक जो टाइप्स है सैम्पलिंग के, उनकी कैसे डेफिनेशन है, कैसे उसको स्मार्ट ट्रिक से याद रखना है, इस पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं लिंक आप सभी के साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मेथड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो यहाँ पे बताना है हमें कि साइंटिफिक मेथड्स कौन कौन से हैं। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए बी एंड ई। ए बी एंड ई ओनली, यानी कि क्लियरली डिफाइंस वेरिएबल एंड प्रोसीजर्स, यानी कि ये क्या करता है, स्पष्ट रूप से परिभाषित चर और प्रक्रियाओं को देखता है। दूसरा है एम्पेरिकली वेरीफाइबल हाइपोथेसिस, यानी कि जो हम परिकल्पना करते हैं उसको हम लोग बिल्कुल वेरीफाई कर लेते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है एबिलिटी टू रूल आउट राइवल हाइपोथेसिस। अगला क्वेश्चन अगेन सैम्पलिंग से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने आपको प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के डिफरेंट टाइप्स बता दिए थे। सो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी गई है। पहला है सिंपल रैंडम, दूसरा है सिस्टेमैटिक, डायमेंशनल एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो डायरेक्टली आंसर पे जाते हैं पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो करेक्ट आंसर होगा, अगर हम देखें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को, तो इसमें बोला गया है कि ईच यूनिट इज गिवन एन इक्वल इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग पिक्ड अप। सो स्टूडेंट्स वही बात आती है कि रैंडम क्या होता है, किसी भी चीज को अगर हम लोग रैंडमली पिक करते हैं, यानी कि हर एक चीज, मान लीजिए कि एक बैग में मेरे पास 10 बॉल्स हैं। अब मैं आंखें बंद करके किसी भी बॉल को उठाती हूँ, तो हर एक बॉल की पूरी पूरी चांसेस हैं कि मैं किसी भी बॉल को उठा सकती हूँ, क्योंकि मेरी आंखें तो बंद हैं, तो मैं देखूंगी कुछ नहीं, कोई भी बॉल आ सकती है। तो ये होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। Then we have systematic sampling. The k interval is obtained by n and the units are drawn using the same, where n is the population size and small n is the desired sample साइज। ओके, सो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डिटेल में मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वल्नरेबल इन रिसर्च। सो रिसर्च एथिक्स को अगर ध्यान में रखें, सो लीस्ट वनरेबल रिसर्च में कौन सी चीजें होती है, यानी कि कम असुरक्षित कौन सा रिसर्च का टाइप यहाँ पे होता है। सो करेक्ट आंसर है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स इन्वॉल्व, यानी कि जब हम लोग प्रॉब्लम को फॉर्म करते हैं, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होती है, यानी कि कोई प्रॉब्लम हमारे पास बन रही है या आ रही है, या किसी प्रॉब्लम में हम लोग फंसने वाले हैं, एंड उसमें जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, वेरिएबल्स यानी कि वेरिएबल को कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है वेरिएबल, कोई प्लेस भी हो सकता है, जो कि हमारी उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स इन रिसर्च आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो देखो स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को बताया, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स पूछे थे, अभी नॉन प्रोबेबिलिटी के पूछे गए हैं। आप, आई होप आप लोगों ने वो पॉइंट्स नोट किए होंगे, तो इसका आंसर आपको जरूर आता होगा। इसको वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए एंड आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कि नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन कौन से टाइप्स आएंगे। सो इसका करेक्ट आंसर मैं भी बता देती हूँ, वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a researcher has to test a hypothesis whether the difference between the means of two groups are significant, he or she will use what। तो एक रिसर्चर अगर हाइपोथेसिस यानी कि एक परिकल्पना को टेस्ट करता है, परिकल्पना क्या होता है ये मैं बता चुकी हूँ। मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में मैं फंस गई हूँ, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए मैंने 3 प्लान्स बना लिए। ये तीनों प्लान्स क्या है, ये मेरी परिकल्पना है। अब इन तीनों प्लान्स को मैं ट्राई करूंगी कि कौन सा मुझे अपने सॉल्यूशन तक पहुंचाएगा। ठीक है, सो एक रिसर्चर ने भी क्या किया, परिकल्पना बना ली, उसके बाद टेस्ट करता है कि कौन मुझे सॉल्यूशन तक पहुंचाएगा जिसमें कि डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स आर सिग्निफिकेंट होंगे, यानी कि जिसमें कि दो समूहों के साधनों के बीच का अंतर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ये टेस्ट होता है स्टूडेंट्स टी टेस्ट। अब टी टेस्ट और जी टेस्ट, हाइपोथेसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जामिनेशन के लिए, वो है टेस्टिंग। उसके अंदर हमारे पास ये देखो 4 टाइप्स ये हैं। एक हमारे पास जी टेस्ट होता है, टी टेस्ट, जी टेस्ट, इनको भी फर्दर मल्टीपल उस सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ से जरूर क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि स्टूडेंट के टी टेस्ट को और क्या बोला जाता है। इसको आप लोग सिंपली टी टेस्ट भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स टी टेस्ट लिखा हो, दोनों एक ही चीजें हैं।
एंड इट इज यूज टू कंपेयर द मीन्स बिटवीन टू ग्रुप्स। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं समझना था, ये टी टेस्ट की डायरेक्ट डेफिनेशन है कि दो ग्रुप्स के मीन्स के बीच में अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, तो वो टी टेस्ट ही होगा। यानी कि दो दो समूहों के साधनों के बीच के अंतर के रूप में अगर बात कर रहे होंगे, तो वो छात्रों का टी टेस्ट ही कहलाएगा। ओके, एंड देयर इज नो नीड ऑफ मल्टीपल कंपैरिजन। इसमें सिर्फ इतना ही कंपैरिजन होता है, इसके अलावा और भी कोई कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें पहला पूछा गया है पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर मोर पावरफुल देन नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। तो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं? ये अजम्पशंस पर बेस्ड होती है। ठीक है, ये अजम्पशंस पर बेस्ड होती है कि कैसे हम पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी सैम्पलिंग के अंदर। तो पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक जो है, ये सैम्पलिंग वाले टॉपिक के अंदर ही चीजें आती हैं, जो कि हर साल एग्जाम में पूछी जाती हैं। एंड नॉन पैरामीट्रिक की अगर बात करें, सो ये अजम्पशंस पर बेस्ड नहीं होते हैं, ये डेटा पर बेस्ड होते हैं, कि जो भी हम लोगों ने सैंपल के लिए डेटा कलेक्ट किया होता है, ये उस पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स आर मोर पावरफुल देन नॉन पैरामीट्रिक। स्टेटमेंट 2 बोलती है पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर अजम्पशन फ्री स्टैटिस्टिक्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि क्या होता है, पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स अजम्पशन फ्री नहीं होती, वो अजम्पशन को यूज करती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज इंटरवेंशन बेस्ड एंड साइक्लिक इन नेचर एंड इम्प्रूवमेंट फोकस्ड। तो यहाँ पे डायरेक्टली एक्शन रिसर्च की डेफिनेशन दी गई है। क्यों दी गई है? अब देखो यहाँ पे आपको चाहे कुछ नहीं पता हो, लेकिन अगर आप लोगों को साइक्लिक इन नेचर की बात की जाए कि कौन सी रिसर्च में साइकिल फॉर्म होता है, तो वो होती है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में साइकिल कैसे फॉर्म होता है? पहले हम प्लान करते हैं, फिर हम एक्ट करते हैं, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी कि हमने रिसर्च करने के लिए पहले प्लानिंग बनाई, फिर जो हमने प्लान बनाया था उस पे हमने काम करना शुरू कर दिया, फिर हम उसको ध्यान भी रख रहे हैं कि जो हम काम कर रहे हैं क्या वो सक्सेसफुल होगा, क्या वो हमें अपने रिसर्च के सॉल्यूशन तक पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। फिर वो उसका रिफ्लेक्ट हम देखेंगे कि रिजल्ट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है। अगर पॉजिटिव आ गया तो ठीक है, अगर नेगेटिव आ गया तो भी हम वापस प्लान पे जाएंगे। तो साइक्लिक प्रोसेस होता है एक्शन रिसर्च में। Which of the following are the features of qualitative research paradigm? So qualitative research paradigm क्या होता है? It attempts to quantify, collect and analyze the numerical values। यानी कि कहीं पे भी अगर हम लोग नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, नंबर्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर्स को हम कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर छोटे छोटे नंबर्स को मिलाकर एक बड़ी वैल्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय पे क्या होता है, वहां पे हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम की। ओके, सो इसमें भी करेक्ट आंसर अगर देखें तो वो है रिसर्चर इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द सोशल फिनोमिना फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स परस्पेक्टिव। Another statement says it is conducted in actual settings as the direct source of data and the researcher is the key instrument. And last statement is it is concerned with the process rather than simply with outcomes or products. ओके, सो इस तरह से आप लोग देख सकते हो, करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया है डायरेक्टली, ये क्वालिटेटिव है। सो क्वालिटेटिव में हम क्या देखते हैं? किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बारे में देखते हैं, कि चाहे हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है लेकिन वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। एंड क्वालिटी क्वांटिटी, क्वांटिटी में हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ नंबर्स के साथ डील करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, जैसे कि मान लीजिए यूजीसी नेट पेपर 1 पढ़ाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही बुक है, या पढ़ने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही बुक है, लेकिन वो बेस्ट बुक है, उसके अलावा आपको कहीं में से भी कुछ नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। ये होता है हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च। एंड दूसरा आता है क्वांटिटेटिव, यानी कि मैंने 10 किताबें रख ली, लेकिन 10 की 10 में से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बस ऐसे ही किताबें हैं जिससे कुछ नहीं एग्जाम में आने वाला। Next question is exploratory studies mainly aim at developing hypotheses or questions for further research. And statement 2 बोलती है the goal of a formal study is to test the hypothesis or answer the questions posed.
सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर। इसी के साथ स्टूडेंट्स अगर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी टर्म अगर आपको आ जाए तो डायरेक्टली आपने क्वालिटेटिव पे फोकस करना है। दूसरा आता है नरेटिव। तीसरा आता है ग्राउंड थ्योरी, ठीक है, ग्राउंड थ्योरी, एंड उसके बाद आता है केस स्टडी। तो ये कुछ ऐसी वर्ड्स हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम से इंपॉर्टेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ मेटा एनालिसिस। तो बिफोर दिस ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना था। सो ये बोलता है एक्सप्लोरेटरी स्टडी मेनली एम्स एट डेवलपिंग हाइपोथेसिस एंड क्वेश्चंस फॉर फर्दर रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने का क्या मतलब होता है? एक ऐसा अप्रोच होता है जिसमें हम किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं, यानी कि किसी चीज की हम लोग जांच करते हैं। अब मान लीजिए कि मैं किसी सिटी में चली गई हूँ एंड उस सिटी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, एंड मुझे भूख लगी है तो मुझे वहां पे खाने के लिए कुछ ढूंढना है। तो इसमें मैं क्या करूंगी? उस सिटी को एक्सप्लोर करूंगी, उस सिटी में जांच पड़ताल करूंगी, लोगों से पूछूंगी, फोन पे चेक करूंगी, या कहीं से भी कोई भी फूड कॉर्नर ढूंढूंगी, ताकि वो मैंने खुद से ढूंढा, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, मेरे लिए वो सिटी नहीं थी, मुझे उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, मैंने खुद मेहनत की, खुद इन्वेस्टिगेट किया एंड उस फूड कॉर्नर को ढूंढ लिया। ठीक है, यही होता है एक्सप्लोरेटरी स्टडी में कि जिस टॉपिक पे हमें स्टडी करनी है उसके बारे में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता या थोड़ा सा ज्ञान होता है, हम उसी थोड़े से ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, उसी को यूज करते हुए क्या करते हैं, आगे जाकर के रिसर्च करते हैं। Statement 2 is the goal of a formal study is to test the hypothesis or answer the question posed. So correct answer है यहाँ पे option number 2, that is both the statements are true here. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मेटा एनालिसिस। तो मेटा एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। किसके बारे में? किसी भी तरह के डेटा के बारे में। एंड ये जो डेटा होता है, डेटा हमेशा क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर डिपेंडेंट डेटा होगा तो वहां पे हम लोग स्टेटिस्टिकल एनालिसिस अच्छे से नहीं कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इफेक्टिवनेस देखें किसी भी इंटरवेंशन की, तो वहां पे आंसर आता है मेटा एनालिसिस। वहां पे हम बात करते हैं मेटा एनालिसिस के बारे में। सो इधर देखें तो अंडरस्टैंड द लिटरेचर, यानी कि जो साहित्य है जिसके बारे में हम रिसर्च करने वाले हैं, पहले हमें वो समझनी चाहिए। उसके बाद डेवलप द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ऑफ द स्टडी। उसके बाद लोकेटिंग प्राइमरी स्टडीज। सो ये आता है मेटा एनालिसिस के अंदर। अगला क्वेश्चन इज which among the following methods is commonly used in anthropological research? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर पर जाने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि अभी तक हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के 2022 के क्वेश्चंस कंप्लीट कवर कर लिए हैं, जिसमें कि हमने टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज भी किए हैं एंड कंप्लीट पूरे शिफ्ट्स के क्वेश्चन पेपर भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, या फिर इस वीडियो के टॉप पे मैं आप लोगों को लिंक ऐड करवा देती हूँ। आप लोग जरूर उस वीडियो पे क्लिक कीजिए, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, आपको वहां पे वीडियोस मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ओके, सो इसी के साथ यहाँ पे करेक्ट आंसर है एथनोग्राफिक मेथड, यानी कि नृवंश विज्ञान पद्धति। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताती हूँ, जिससे कि 1 से 2 साल, पिछले 1 से 2 सालों में यूजीसी नेट में एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। पहला है एथनोपोलॉजिकल रिसर्च, यानी कि मानव विज्ञान अनुसंधान। सो इसकी हिंदी में नाम से पता चलता है कि जब भी हम लोग ह्यूमन की स्टडी करते हैं, किसी के पास्ट की स्टडी करते हैं, किसी के प्रेजेंट की स्टडी करते हैं, या फिर किसी पर्सन के सोशल यानी कि सामाजिक एंड बायोलॉजिकल साइंस के बारे में अगर बात करते हैं, या फिर जब भी हम लोग फिजिकल साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एथनोपोलॉजिकल रिसर्च।
सो देखो स्टूडेंट्स, कभी भी आप लोगों को इस तरह की एग्जांपल्स नजर आएंगे तो आपने डायरेक्टली समझ लेना है कि एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है एथनोग्राफिक मेथड, जो कि क्या होता है, ये एक ये एथनोग्राफिक मेथड होता है एक क्वालिटेटिव मेथड। ये क्वालिटेटिव मेथड होता है जिसमें कि हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा तो अब हम लोग हर एक रिसर्च में कलेक्ट करते ही हैं, लेकिन इसमें डेटा किसके बेस पे कलेक्ट होता है, किसी के सोशल बिहेवियर में या फिर सोशल साइंस में, या फिर किसी के बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए हम डेटा कलेक्ट करते हैं एंड देन उसकी क्वालिटी पे फोकस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच in using the hypothetical deductive research paradigm, which of the following sequences is considered appropriate? So कौन सा सीक्वेंस यहाँ पे यूज होता है? सबसे पहले, अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन के लिए ना आपको पूरा क्वेश्चन समझने की जरूरत नहीं थी, आप लोगों को पूरे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं थी। एक ऑप्शन है जिससे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे, वो ये है कि एस्टैब्लिशिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। सो अगर आप लोगों को रिसर्चर बनना है, अगर आप लोगों को रिसर्च बनना है तो आप लोगों को रिसर्च करनी होगी। रिसर्च किस पे करोगे? अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप दुनिया को देना चाहते हो, ठीक है, प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप दुनिया को देना चाहते हो, तो आप उसी प्रॉब्लम पे क्या करोगे? रिसर्च करोगे। तो रिसर्च करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो यहीं से आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते थे। तो इस सीक्वेंस को याद रख लीजिए, पहले रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए, फिर हम हाइपोथेसिस करते हैं यानी कि परिकल्पना करते हैं, फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि कौन सा काम आएगा कौन सा नहीं आएगा, अराइविंग एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीजर्स विल फिगर अंडर अ पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एथनोग्राफिक स्टडी। सो एथनोग्राफिक स्टडी, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है, हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following steps in research are least vulnerable in research ethics? सो करेक्ट आंसर है ए एंड बी, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन था, लीस्ट वनरेबल इन रिसर्च एथिक्स, सेम क्वेश्चन था, बट थोड़े से ऑप्शंस वो चेंज कर देते हैं। तो यही बेनिफिट है कि अगर आप लोग पीवाई क्यूज करते हो, खास करके स्टूडेंट्स अगर आप लोग टॉपिक वाइज पीवाई क्यूज करते हो, तो इस तरह से आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सनलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट आर परमिसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च? तो पर्सनलिस्टिक स्टाइल अगर होता है किसी पर्सन का राइटिंग का, यानी कि वैयक्तिक शैली होती है अगर शोध की यानी कि रिसर्च की रिपोर्ट लिखने में, तो वो कौन सी रिसर्च के अंदर आता है? किस रिसर्च में ये चीजें होती हैं? वो होती हैं ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च में एंड केस स्टडी रिसर्च में। तो ये कुछ भी नहीं है, ये इनके डायरेक्टली डेफिनेशंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज की रिसर्च आइटम्स आपके पास है, एक तरफ जिसमें कि रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च हाइपोथेसिस है, सैंपल ऑफ स्टडी है एंड रिसर्च टूल्स है, वहीं डिस्क्रिप्शन है दूसरी तरफ इनकी बताई हुई। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अगर आप लोग देखोगे तो रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च क्वेश्चन विच हैज टू बी आंसर्ड, मैंने आप लोगों को बताया रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए ताकि हम सॉल्यूशन ढूंढ सके, अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम सॉल्यूशन का ढूंढेंगे। सो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है? रिसर्च क्वेश्चन विच हैज टू बी आंसर्ड, एंड उसके बाद रिसर्च हाइपोथेसिस, अ टेंटेटिव सॉल्यूशन और आंसर टू अ रिसर्च क्वेश्चन, सैंपल ऑफ स्टडी, अ सबसेट ड्रॉन फ्रॉम अ डिफाइंड सेट और यूनिवर्स। नेक्स्ट इज रिसर्च टूल्स, सो रिसर्च टूल्स इज डिवाइस यूजिंग विच डेटा आर गैदर्ड। सो ये है हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू so much for watching this video and I wish you all the very best.